Hello everyone, welcome to your own YouTube channel शांतनुज बायोप्रेप लाइफ साइंस। आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। ठीक है, तो लास्ट वीडियो में हमने रेगुलेशन ऑफ ग्लाइकोलिसिस डिटेल में देखा था। आज हम पायरुवेट ऑक्सीडेशन डिटेल में देखने वाले, अलॉन्ग विथ इट्स रेगुलेशन एंड बायोकेमिकल इंपॉर्टेंस ऑफ पायरुवेट डिहाइड्रोजनेस कॉम्प्लेक्स। ठीक है, स्टार्टिंग विद द पायरुवेट ऑक्सीडेशन। In the last lecture or in glycolysis we know that glucose is oxidized into pyruvate। तो ग्लाइकोलिसिस का जो एंड प्रोडक्ट है वो क्या है? 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट। तो एक ग्लाइकोलिसिस पाथवे में 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट आर फॉर्म्ड। 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट आर फॉर्म्ड। पायरुवेट ऑक्सीडेशन, दिस प्रोसेस इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन ग्लाइकोलिसिस एंड क्रेब्स साइकिल। कनेक्टिंग लिंक कैसे? तो आपको पता है कि ग्लाइकोलिसिस का एंड प्रोडक्ट ग्लाइकोलिसिस ग्लाइकोलिसिस में क्या बनता है? ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज इनटू पायरुवेट। तो ग्लाइकोलिसिस में पायरुवेट बनेगा और वो भी कितने मॉलिक्यूल्स? 2 मॉलिक्यूल्स। और क्रेब्स साइकिल में क्या होता है? एसिटिल कोएंजाइम ए एंटर्स। ठीक है, और ये एसिटिल कोएंजाइम ऑक्सैलो एसीटेट के साथ कंडेंसेशन रिएक्शन करके सिट्रेट बनाएगा और क्रेब्स साइकिल चलेगी, ये हमको पता है। तो ये जो पायरुवेट है, ये पायरुवेट का ऑक्सीडेशन होगा और पायरुवेट के ऑक्सीडेशन से फाइनल स्टेप में एसिटिल कोएंजाइम ए बनता है और यही तो पायरुवेट ऑक्सीडेशन की स्टेप है, जहां पे पायरुवेट का ऑक्सीडेशन होगा। So this pyruvate oxidation step is in between glycolysis and Krebs cycle। तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि पायरुवेट ऑक्सीडेशन इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन ग्लाइकोलिसिस एंड क्रेब्स साइकिल। ठीक है, लोकेशन, it occurs in the mitochondrial matrix in eukaryotes। In eukaryotes we know that membrane bound cell organelles are present, whereas in prokaryotes no distinct cell organelles are present। तो यूकैरियोट्स में माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में पायरुवेट ऑक्सीडेशन की स्टेप चलेगी, प्रोसेस चलेगी, एंड इन पायरुवेट्स इट विल अकर इन साइटोसोल। ये इंपॉर्टेंट है, द पायरुवेट ऑक्सीडेशन विल टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ये इरिवर्सिबल रिएक्शन है। हमने ये फर्स्ट लेक्चर से ये डिस्कस किया है कि ऑल दोज केमिकल रिएक्शंस whose change in free energy is large negative are irreversible reactions, and such chemical reaction will proceed in forward direction and not in backward direction। ठीक है, और ये एक्सर्गोनिक प्रोसेस है, दैट इज हीट विल बी रिलीज। ठीक है, हीट विल बी रिलीज इन द पायरुवेट ऑक्सीडेशन प्रोसेस। तो इसको आराम से हम समझेंगे। तो जैसे कि मैंने बोला, पायरुवेट में क्या, पायरुवेट ऑक्सीडेशन में क्या होगा? पायरुवेट विल कंबाइन विद कोएंजाइम ए and then it will be catalyzed by pyruvate dehydrogenase complex which will form acetyl coenzyme A and CO2 will be released। ठीक है, NAD प्लस यहाँ पे आएगा। ठीक है, NAD प्लस क्या करेगा? NAD प्लस will get converted into NADH प्लस H प्लस। ठीक है, तो ये सब हम ये नीचे जो मैंने और डिटेल में लिखा है यहाँ पे, उससे समझ में आ जाएगा। तो लेट अस ड्रॉ। ये क्या है? पायरुवेट का मैंने मॉलिक्यूल यहाँ पे ड्रॉ करके रख दिया। ये पायरुवेट का मॉलिक्यूल है जो ग्लाइकोलिसिस के लास्ट स्टेप में बनता है। इट विल रिएक्ट विथ और इट विल कंबाइन विथ कोएंजाइम ए विच विल बी कैटलाइज्ड बाय पायरुवेट डिहाइड्रोजनेस कॉम्प्लेक्स। ठीक है, उसका ये एंजाइम के पास NAD प्लस या फिर NAD पॉजिटिव विल बी प्रेजेंट इन द ऑक्सीडाइज्ड स्टेट। ठीक है,
तो यहाँ पे क्या हो रहा है, CO2 का रिमूवल हो रहा है, ठीक है। तो ये CO2 एज शोन बाय डॉटेड ब्लैक लाइंस, तो यहाँ से CO2 निकलेगा, ठीक है। और ये कोएंजाइम ए का जो H है, ठीक है, ये H ये निकल जाएगा, ये H, this hydrogen atom will be accepted by this NAD plus and it will get reduced into NADH plus H plus, ठीक है, समझा ये। यहां से H निकल रहा है, वो H कौन एक्सेप्ट कर रहा है, NAD plus, and we know that acceptance of hydrogen atom and electron is known as reduction, loss of hydrogen atoms and electron is known as oxidation। तो अगर ये H NAD plus एक्सेप्ट कर रहा है, और NAD plus मतलब ऑक्सीडाइज स्टेट, तो ये NAD plus H को एक्सेप्ट कर रहा है एंड इट इज गेटिंग रिड्यूस टू NADH। रिड्यूस क्यों, क्योंकि इसने हाइड्रोजन को एक्सेप्ट किया। सो दिस इज NAD plus which is in oxidized state, it will accept hydrogen atom which will convert into NADH, that is reduced state, plus H plus, ठीक है। यहां से CO2 निकला, वो CO2 हमने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। CO2 निकल गया, ठीक है, कितने कार्बन बचे, 2, वैसा का वैसा हमने नीचे लिख दिया, 2 कार्बन। कोएंजाइम A COAS, ये वाला ग्रुप ऐड हो जाएगा, COAS वाला ग्रुप ऐड हो गया, CO2 निकल गया, और ये नीचे वाला ऐसा का ऐसा, ये जो बना है वो क्या है, एसिटिल कोएंजाइम A। तो कैन वी से दैट पायरुवेट प्लस coenzyme A in the presence of pyruvate dehydrogenase complex will form acetyl coenzyme A and CO2 will be released. Hydrogen from coenzyme A will be accepted by oxidized NAD positive which will get converted into reduced NADH plus H plus. और ये NADH, this NADH molecule will pass through electron transport chain or oxidative phosphorylation process and it will lead in the formation of 3 ATPs. तो अगर 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट बन रहे हैं ग्लाइकोलिसिस में, तो 2 NADH बनेंगे, 2 NADH बनेंगे, ठीक है। एक NADH 3 ATP बना रहा है, 2 NADH 6 ATP बनाएगा। सो पायरुवेट ऑक्सीडेशन में टोटल 6 ATPs विल बी प्रोड्यूस, ठीक है। ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन स्टेप इसको बोलते हैं। क्यों, ऑक्सीडेशन कहां से हो रहा है, ये हाइड्रोजन निकल गया, ऑक्सीडेशन, ये कार्बन डाइऑक्साइड निकल गया, इसलिए डीकार्बोक्सिलेशन, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, ठीक है, इजी है। आगे बात, पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज इज अ मल्टी एंजाइम कॉम्प्लेक्स विद 3 इंडिविजुअल एंजाइम्स। तो ये पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज जो है वो 3 इंडिविजुअल एंजाइम से बना हुआ एक कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। वो एंजाइम्स मैंने यहाँ पे टेबल में लिख दिया। एंजाइम 1 इज नोन एज पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज, नंबर ऑफ पॉलीपेप्टाइड्स आर 24, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट टेबल है, ठीक है। कोफैक्टर्स आर थायमिन पायरोफॉस्फेट TPP, ठीक है। फंक्शन क्या है, डीकार्बोक्सिलेशन एंड ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट, ये सब हम डिटेल में देखने वाले हैं अभी थोड़ी देर। इसका फंक्शन क्या है, डीकार्बोक्सिलेशन एंड ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट। एंजाइम 2 is dihydrolipoyl trans-acetylase, number of polypeptides are again 24, cofactors are lipoic acid and coenzyme A. Function is formation of acetyl lipoamide from hydroxyethyl TPP and transfer of acetyl group to coenzyme A. And the third enzyme which is present in pyruvate dehydrogenase complex is dihydrolipoyl dehydrogenase. Number of polypeptides are present, 12 number of polypeptides are present, cofactors are NAD positive and FAD. Function is reoxidation of dihydrolipoamide, ठीक है। ये अभी हम डिटेल में देखेंगे, ठीक। तो ये स्लाइड के पीछे कुछ कंटेंट आ रहा होगा, तो मैं थोड़ी देर के लिए अभी गायब हो जाता हूँ, ठीक है। ठीक है, अभी पूरी स्लाइड दिख रही होगी आपको। हाँ, तो ये फर्स्ट पॉइंट मैंने लिखा है कि एंजाइम 1 will catalyze the decarboxylation of pyruvate and forms hydroxyethyl TPP. Enzyme 1 catalyzes oxidation of hydroxyethyl group which results in the acetyl group. Electrons from this oxidation will reduce the disulfide of lipoamide which is bound to enzyme 2, ठीक है। यहाँ पे क्या होना चाहिए, which is bound
ठीक है, तो अभी ये पढ़ने के बाद कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, ठीक है। अभी हम इसको इतना अच्छे से देखेंगे कि आपको ये दोनों स्टेटमेंट समझ में आ जाएगी। पाइरुवेट, ये पाइरुवेट का स्ट्रक्चर CH3 C++O और ये कार्बोक्सिल ग्रुप, ठीक है। पहले क्या लिखा है, एंजाइम 1 कैटालाइजेस डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ पाइरुवेट एंड फॉर्म्स हाइड्रोक्सी इथाइल TP। डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ पाइरुवेट, तो यहां से CO2 निकल गया, CO2 निकला, ठीक। हमने देखा कि एंजाइम 1 के पास उसका कोफैक्टर क्या है, TP। ये एंजाइम 1 है, उसका कोफैक्टर TPP, ठीक है। CH3 C++O ये बच गया, CO2 निकल गया, तो CH3 CHOH और ये TPP जो कोफैक्टर है वो इसके साथ बाइंड हो जाएगा और नाम क्या हो जाएगा, हाइड्रोक्सी इथाइल TPP, ठीक है। अभी आप बोलोगे कि ये H कहां से आया और OH कहां से आया, तो ये नॉमेनक्लेचर है, ठीक है। हाइड्रोक्सी इथाइल, हाइड्रोक्सी OH ग्रुप तो होना ही चाहिए, तो OH ग्रुप आ गया, ठीक है। और ये हाइड्रोजन लगाना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि हमने पहले भी डिस्कस किया था, हमने क्या डिस्कस किया था पहले, कार्बन हैज टू फॉर्म 4 बॉन्ड्स। तो हम अगर इसको ऐसा लिख दे, ये CH3, ये CH को ऐसा लिख दिया और ये TPP कोफैक्टर उसका बाउंड हो गया एंजाइम मोल का। तो अगर अभी नंबर ऑफ बॉन्ड्स अगर कैलकुलेट करेंगे, ये कार्बन के लिए 1 2 3 4, ठीक है। ये वाले कार्बन के लिए 1 2 3 4, 4 बॉन्ड बना रहा है, ठीक। इसलिए हमने यहाँ पे हाइड्रोजन लिखा है। अगर हम हाइड्रोजन नहीं लिखते तो स्ट्रक्चर गलत हो जाता, कैसे, फिर कार्बन 4 बॉन्ड नहीं बना पाता, ये देखो। तो ये लॉजिक से भी आप ऑप्शन में से इनकरेक्ट स्ट्रक्चर अगर पूछा होगा तो वो एलिमिनेट कर सकते हो। तो मान लो यहाँ पे मैंने हाइड्रोजन नहीं लगाया, ठीक है। ये वाले कार्बन के लिए तो 4 बॉन्ड बन गए, लेकिन ये वाले कार्बन का क्या, ये वाले कार्बन के लिए सिर्फ 3 ही बॉन्ड है, 1 2 3, जो कि गलत बात है, क्योंकि कार्बन एटम कितना बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड। सो स्ट्रक्चर शुड बी दिस, हाइड्रोजन बॉन्ड, इसलिए यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। तो ऐसे भी आप स्मार्टली एलिमिनेट भी कर सकते हो ऑप्शन में, मैंने उसका आपको एक ट्रिक भी समझा दिया अभी, ठीक है। ठीक है, अभी समझा आपको हाइड्रोजन कैसा है। ये कौन से भी बुक में आपको दिया नहीं होगा, ठीक है, इतना डिटेल में आपको कोई नहीं समझाने वाला। हाँ, तो हमने देखा पाइरुवेट में से एक कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल निकल गया, ये CH3CO इसमें कन्वर्ट हो गया, ठीक है। H कैसे आया वो हमने देखा। OH क्यों लिखा यहाँ पे, ये ग्रुप क्यों हट गया, क्योंकि हाइड्रोक्सी इथाइल, तो हाइड्रोक्सी OH ग्रुप तो होना ही चाहिए, तो ऐसा स्ट्रक्चर बन जाता है। TPP भी इसमें एडिशन उसका कर दिया गया, ठीक है, क्योंकि TPP इज द को फैक्टर ऑफ E1 एंजाइम, ठीक है, ये वाला बन गया। नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखा है, E1 कैटालाइजेस ऑक्सीडेशन ऑफ द हाइड्रोक्सी इथाइल ग्रुप, ठीक है, मतलब यहां से ऑक्सीडेशन होगा, ठीक है, विच रिजल्ट इन द एसिटाइल ग्रुप, ठीक है। तो ये इतना हम पहले समझ लेते हैं। ऑक्सीडेशन ऑफ हाइड्रोक्सी इथाइल ग्रुप लिखा है, तो ये हाइड्रोक्सी इथाइल ग्रुप, ऑक्सीडेशन हो रहा है मतलब एक H+ का लॉस हो गया, एक H+ का लॉस होगा, तो ये वाले H+ का लॉस हो गया, ये हाइड्रोजन का लॉस होगा, हो गया ऑक्सीडेशन, ये वाला स्ट्रक्चर बन गया CH3 C++O, ठीक है। और क्या लिखा है, इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम दिस ऑक्सीडेशन will reduce the disulfide of lipomide which is bound to enzyme E2। ऑक्सीडेशन से क्या होता है, लॉस ऑफ हाइड्रोजन एंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये हमने
बहुत बार डिस्कस किया है, ठीक है। लॉस ऑफ हाइड्रोजन हो गया, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन भी हो जाएगा, ठीक है। तो इसके वजह से क्या होगा, ये ऑक्सीडाइज लाइपोमाइड जो है एंजाइम 2 पे जो प्रेजेंट है, जो बाउंड है, इसका डाइसल्फाइड जो है, ठीक है, डाइसल्फाइड बॉन्ड, उसका रिडक्शन हो जाएगा। रिडक्शन मतलब एक्सेप्टेंस ऑफ हाइड्रोजन एंड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये देखो यहाँ पे एक्सेप्ट कर दिया, एस का एस एच बन गया, एस एच मतलब रिडक्शन, क्यों, लॉ एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एटम, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन जो इसके ऑक्सीडेशन से निकल रहे हैं, कौन एक्सेप्ट करेगा, ऑक्सीडाइज लाइपोमाइड, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रिड्यूस्ड लाइपोमाइड, जिससे एस का एस एच में कन्वर्जन हो गया, ठीक है। और ये जो ग्रुप था एसिटाइल, ठीक है, टीपीपी हट जाएगा, ये एरो से दिखा यहाँ पे, टीपीपी हट जाएगा बाद में। फिर ये वाला जो ग्रुप बच गया है, इसका एडिशन हो जाएगा लाइपोअमाइड के ग्रुप के साथ। एसिटाइल ग्रुप लाइपोअमाइड के ग्रुप के साथ कंबाइन करके क्या बनाएगा, एसिटिल लाइपोअमाइड। इजी है, और वो यही तो ये लिखा है, ठीक है। नेक्स्ट, enzyme 2 catalyzes the transfer of coenzyme A to reduce lipoamide which forms acetyl lipoamide, ठीक है। एंजाइम 2, ये एंजाइम 2 है, तो ये स्टेटमेंट में लिखा है कि एंजाइम 2 एसिटिल कोएंजाइम ए, ठीक है, एसिटिल कोएंजाइम ए का ट्रांसफर करवाएगा रिड्यूस्ड लाइपोमाइड के साथ, ठीक है। यहाँ पे क्या दिखाया मैंने, कुछ गड़बड़ किया क्या, अच्छा ये स्टेटमेंट लिखते हो कुछ गड़बड़ हो गई है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एंजाइम 2 है, ठीक है, एसिटिल लाइपोमाइड बन गया, फिर एसिटिल लाइपोमाइड से ये एसिटिल ग्रुप का ट्रांसफर हो रहा है, एसिटिल ग्रुप का ट्रांसफर हो रहा है कोएंजाइम ए के साथ। द ट्रांसफर ऑफ एसिटिल ग्रुप टू कोएंजाइम ए विल अकर विच विल बी कैटेलाइज्ड बाय एंजाइम 2, ठीक है। तो एसिटिल ग्रुप प्लस कोएंजाइम ए क्या बनाएगा, एसिटिल कोएंजाइम ए, और वो हमने यहाँ पे देख लिया। इजी है ये, ठीक है। ट्रांसफर ऑफ एसिटिल ग्रुप फ्रॉम एसिटिल लाइपोमाइड टू कोएंजाइम ए टू फॉर्म एसिटिल कोएंजाइम ए, ठीक है। एसिटिल कोएंजाइम ए का स्ट्रक्चर आप ऐसे भी याद रख सकते हो, हमको पता है एसिटिक एसिड क्या है, CH3CO, ये एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड में से हमने क्या किया, OH को निकाल के कोएंजाइम ए डाल दिया, ये हो गया एसिटिल कोएंजाइम ए, और ये है एसिटिक एसिड। तो ऐसे भी आप स्ट्रक्चर को याद रख सकते हो एसिटिल कोएंजाइम ए, ठीक है। एंजाइम 2 कैटालाइजेस ट्रांसफर ऑफ एसिटिल ग्रुप टू कोएंजाइम ए टू फॉर्म एसिटिल कोएंजाइम ए, ये हमने देख लिया, ठीक है। नेक्स्ट, enzyme 3 catalyzes reoxidation of reduced lipoamide. Electrons are first transferred to FAD and then to NAD plus. One NADH will pass through electron transport chain to form 3 ATPs. ठीक है, तो ये लाइपोमाइड अभी रिड्यूस्ड फॉर्म में, कौन से फॉर्म में, रिड्यूस्ड फॉर्म में, ठीक है।
तो ये रिड्यूस फॉर्म में है, तो इसका ऑक्सीडेशन करवाना जरूरी है। क्यों? इसका ऑक्सीडेशन करवाना क्यों जरूरी है? ताकि नेक्स्ट जब पायरुवेट का ऑक्सीडेशन होगा, मतलब नेक्स्ट साइकिल जब होगी, तो ये ऑक्सीडाइज लाइपोअमाइड वापस से एक्ट कर सकेगा, ठीक है, और वापस से ये एक्ट कर सकेगा तो इसका रिडक्शन होगा, फिर रिडक्शन का वापस ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडेशन का वापस रिडक्शन होगा, इस तरह से ये स्टेप चलते रहेगी। इसलिए जो रिड्यूस लाइपोअमाइड है उसको ऑक्सीडेशन करवाना जरूरी है, ठीक है। तो इसका ऑक्सीडेशन मतलब इसके पास अभी 2 हाइड्रोजन है, ये वाला एक, दूसरा वाला यहाँ पे, तो ऑक्सीडेशन से 2 हाइड्रोजन एटम्स विल बी रिलीज, ठीक है। तो मैं ऐसा दिखा देता हूँ, 2 हाइड्रोजन एटम्स, ये एक, ये दूसरा, लॉस ऑफ हाइड्रोजन से वापस ऑक्सीडाइज लाइपोअमाइड बन जाएगा। हाइड्रोजन जो रिलीज हुए वो कौन एक्सेप्ट कर रहा है? FAD। FAD पहले ऑक्सीडाइज स्टेट में था, 2 हाइड्रोजन एक्सेप्ट किए, बन गया FADH2। हाइड्रोजन एक्सेप्ट किया ना, तो ये हो जाएगा रिड्यूस स्टेट, ठीक है। FAD क्या है? ऑक्सीडाइज स्टेट, ओके, ठीक है। अभी FADH2 रिड्यूस्ड, FADH2 का वापस से ऑक्सीडेशन होना चाहिए, ठीक है, इनटू FAD एज शोन बाय दिस एरो, और फिर जब नेक्स्ट साइकिल होगी पायरुवेट ऑक्सीडेशन की, तो FAD वापस से ये हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करेगा, और इस तरह से साइकिल चलते रहेगी, ठीक है। तो FADH2 से 2 हाइड्रोजन निकलेंगे, तभी तो वो FAD बन पाएगा। ये 2 हाइड्रोजन निकल गए, ठीक है। ये 2 हाइड्रोजन कौन एक्सेप्ट करेगा? NAD+ या फिर NAD पॉजिटिव ऑक्सीडाइज स्टेट में। ऑक्सीडाइज मतलब लॉस ऑफ हाइड्रोजन एटम एंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, अगर नेगेटिव चीज जा रही है, तो चार्ज क्या हो जाएगा? पॉजिटिव, इसलिए NAD+ लिखा है, इट इज ऑक्सीडाइज स्टेट। जब वो हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करेगा तो वो बन जाएगा रिड्यूस स्टेट में। तो NADH+H+ क्या है? रिड्यूस स्टेट, ठीक है। तो इसको NADH+H+ क्यों लिखते हैं, ये हमने प्रीवियस लेक्चर्स में भी डिस्कस किया, मैं ये वापस से आपको समझा देता हूँ, ठीक है। NAD को हम नॉर्मली NADH+H+ लिखते हैं, हम NADH2 नहीं लिखते, ठीक है। इट इज रॉन्ग वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन। जैसे FADH2 लिखते ना, वैसे हम NADH2 नहीं लिखते, हम क्या लिखते हैं? NADH+H+। इसका रीजन क्या है? अभी ये 2 हाइड्रोजन एटम्स है, तो ठीक है, मैं यहाँ पे बना देता हूँ हाइड्रोजन के एटम्स। हाइड्रोजन एटम, उसमें क्या होता है? एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है। एक प्रोटॉन होगा, एक प्रोटॉन होगा और एक इलेक्ट्रॉन होगा। ये वाले एटम में भी एक प्रोटॉन होगा, एक इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। तो होता क्या है, ये एक H जो होता है ना, ये हाइड्रोजन एटम नहीं होता है, इट विल एक्सेप्ट एज 1 हाइड्राइड आयन। और हाइड्राइड आयन हमने डिस्कस किया था, हाइड्राइड आयन क्या होता है? 1H++ 2 इलेक्ट्रॉन, ये एक हाइड्राइड आयन, और ये जो H है ना, ये हाइड्राइड आयन का है। मतलब पूरा का पूरा ये एक्सेप्ट करेगा वो, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन और एक हाइड्रोजन
Na+ जब एक्सेप्ट करेगा H आ जाएगा, ठीक है, एक हाइड्रेट आयन एक्सेप्ट करेगा। और जो H+ है ना, जो ये बच गया, ये H+। समझ में आया वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन? ये कोई नहीं समझाने वाला आपको, ठीक है। ओके, सो Na+ that is oxidized state will get reduced into NaDH plus H+। NaDH plus H+ क्यों लिखते हैं ये भी अभी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो एक NaDH तो बन गया। ये NaDH का मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से पास होगा और उसका 3 ATP का फॉर्मेशन करवाएगा। ग्लाइकोलिसिस में 2 पाइरुवेट के मॉलिक्यूल्स बनते हैं, दो पाइरुवेट के मॉलिक्यूल्स बनते हैं, तो 2 पाइरुवेट के मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन होगा, 2 NaDH बनेंगे। एक NaDH से 3 ATP बनती है, तो 2 NaDH से 6 ATP बनेगी। नेट ATP प्रोडक्शन कितना हो गया पाइरुवेट ऑक्सीडेशन प्रोसेस का? 6 ATP, ठीक है। अभी हम ये जो है इसको हम वापस से एकदम स्मूथली हम इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है, ये सब स्टेप्स को। अभी देखो आपको कितने आराम से ये समझ में आ जाएगा, ठीक। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड आपको लग सकता है, लेकिन मैंने अभी एकदम आपको आराम से समझ में आ जाएगा, ठीक है। पाइरुवेट का मॉलिक्यूल, ओके, CO2 निकल गया, बेस्ट है। E1 एंजाइम पाइरुवेट डिहाइड्रोजनेस, उसका कोफैक्टर थायमिन पायरोफॉस्फेट या फिर TPP, बराबर। CH3CO सेम इधर लिख दिया यहाँ पे, और उसके साथ ये जो TPP वाला कोफैक्टर है वो ऐड हो गया, नाम चेंज हो गया, हाइड्रोक्सी इथाइल TPP। नाम से पता चल रहा है हाइड्रोक्सी मतलब OH ग्रुप होगा। हाइड्रोजन कैसे आया? कार्बन कैन फॉर 4 बॉन्ड्स, इसलिए हमने हाइड्रोजन यहाँ पे लगा दिया, ठीक है, बन गया हाइड्रोक्सी इथाइल TPP। TPP वापस चले जाएगा एंजाइम 1 के पास, क्योंकि एंजाइम 1 का कोफैक्टर है वो। तो वापस जाने की वजह से जब अगली प्रोसेस होगी, अगली साइकिल होगी पाइरुवेट ऑक्सीडेशन की, तो वापस ये TPP पाइरुवेट के साथ बाउंड करके वापस से हाइड्रोक्सी इथाइल TPP बना पाएगा, ठीक, इसलिए ये TPP वापस चले जाता है। तो हाइड्रोक्सी इथाइल TPP से TPP वापस एंजाइम 1 के पास चले जाएगा, तो ये वाला ग्रुप बच गया, CH3CHOH वाला, ठीक है। एंजाइम 2 पे उसका कोफैक्टर है, उसका कोफैक्टर कौन है? लाइपोइक एसिड, ठीक है, या फिर लाइपोअमाइड या फिर लाइपोइट, ये तीनों नाम है उसके। तो एंजाइम 2 पे पहले तो ऑक्सीडाइज्ड स्टेट में होता है लाइपोअमाइड। दिस ऑक्सीडाइज्ड लाइपोअमाइड इज बाउंड विथ एंजाइम 2, ठीक है। ये वाला ग्रुप आता है 2 कार्बन वाला, दैट इज CH3CHOH वाला, ठीक है, एसिटिल ग्रुप है। फिर ये ग्रुप, दिस ग्रुप विल बी ट्रांसफर टू लाइपोअमाइड, ठीक है। पहले तो क्या होगा, यहां से ऑक्सीडेशन होगा, ये वाला H निकल जाएगा, ठीक है। ऑक्सीडेशन से लॉस ऑफ हाइड्रोजन होगा, तो ये वाला निकल जाएगा, इलेक्ट्रॉन निकल जाएगी, एंड इट विल बी यूज्ड टू रिड्यूस दिस ऑक्सीडाइज्ड लाइपोअमाइड। तो ऑक्सीडाइज्ड लाइपोअमाइड है वो ये हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करेगा या फिर इलेक्ट्रॉन जो निकले उसको एक्सेप्ट करेगा। रिडक्शन मतलब एक्सेप्टेंस ऑफ हाइड्रोजन एंड एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे दिखा दिया मैंने SH से, है ना, ये रिड्यूस्ड है। एक्सेप्टेंस ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज रिडक्शन, तो ये रिड्यूस लाइपोअमाइड। यहां से H निकल गया, तो ये ग्रुप बन जाएगा एसिटिल ग्रुप। दिस एसिटिल ग्रुप विल कंबाइन विथ रिड्यूस लाइपोअमाइड एंड इट विल फॉर्म एसिटिल लाइपोअमाइड, ठीक है। फिर एंजाइम 2 क्या करेगा, एसिटिल ग्रुप को लेगा, एसिटिल ग्रुप को कोएंजाइम A के साथ कंबाइन करवाएगा, एसिटिल ग्रुप प्लस कोएंजाइम A विल फॉर्म एसिटिल कोएंजाइम A, इजी है। फिर ये जो रिड्यूस लाइपोअमाइड जो बन गया है, तो ये एसिटिल वाला ग्रुप बनने के बाद ये हो जाएगा, रिड्यूस लाइपोअमाइड बन जाएगा,
अलग से। अब ये रिड्यूस लाइपोमाइड का हमको रीऑक्सीडेशन करना पड़ेगा, मतलब इसको वापस से ऑक्सीडाइज स्टेट में लाना पड़ेगा, मतलब ये वाले स्टेट में लाना पड़ेगा। ये वाली स्टेट में लाना क्यों जरूरी है? ताकि जब अगला साइकिल चलेगा पायरुवेट ऑक्सीडेशन का, तो ये वाली स्टेप तो होनी है। तो उसके लिए ऑक्सीडाइज लाइपोमाइड था इनिशियल स्टेप में, तभी ये रिड्यूस हो पाएगा इससे इलेक्ट्रॉन लेके हाइड्रोक्सी इथाइल टीपीपी से, ठीक है, तब ही ये साइकिल आगे चल पाएगी। तो हम क्या करेंगे, ये जो फाइनली जो रिड्यूस लाइपोमाइड बना था उसको हम पहली वाली कंडीशन में लेकर आ जाएंगे, ऑक्सीडाइज लाइपोमाइड वाली, ठीक है। उसके लिए ये रिड्यूस लाइपोमाइड से हाइड्रोजन एटम्स निकलना जरूरी, दो है H, तो 2 हाइड्रोजन एटम्स निकलेंगे, है ना, 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। तो ठीक है, यहां से निकलने के बाद वो बन जाएगा ऑक्सीडाइज लाइपोमाइड। 2 हाइड्रोजन निकले या फिर 2 इलेक्ट्रॉन निकले, कौन एक्सेप्ट करेगा? FAD, ठीक है। ये बताने से पहले ऑक्सीडेशन ऑफ दिस रिड्यूस लाइपोमाइड या फिर रीऑक्सीडेशन ऑफ रिड्यूस लाइपोमाइड इज कैटेलाइज बाय एंजाइम 3, ठीक है। कौन कैटेलाइज करवाएगा? एंजाइम 3 एंड नॉट एंजाइम 2, ठीक है। ओके, यहां से हाइड्रोजन एटम्स निकले, किसने एक्सेप्ट किया? FAD ने, बन गया FADH2। FAD इज ऑक्सीडाइज स्टेट। अपॉन एक्सेप्टेंस ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, वो भी 2-2, ठीक है, इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू रिड्यूस स्टेट दैट इज FADH2, ठीक है। अब ये FADH2 है, यहां से हाइड्रोजन निकलेगा और वो ट्रांसफर किए जाएंगे ऑक्सीडाइज NAD+ पे, ठीक है। ये NAD+ एक हाइड्राइड आयन को एक्सेप्ट करेगा, ठीक है, तो वहां से NADH बन जाएगा। ये हमने डिटेल में अभी डिस्कस किया था। हाइड्राइड आयन मतलब एक प्रोटॉन और 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और जो एक H+ बचता है वो ये यहाँ पे आ गया H+, ठीक है। FADH2 जब हाइड्रोजन एटम्स डोनेट करेगा NAD+ को, तो वो वापस से ऑक्सीडाइज हो जाएगा। तो ये एरो ऑक्सीडाइज स्टेट दिखा रहा है। FAD वापस से पहले जैसे कंडीशन में आने की वजह से जब अगली साइकिल चलेगी पायरुवेट ऑक्सीडेशन की, तो FAD वापस से ये ऊपर वाले रिड्यूस लाइपोमाइड के हाइड्रोजन एक्सेप्ट करके वापस से FADH2 बना पाएगा। इसलिए FADH2 का ऑक्सीडेशन होना जरूरी था, ठीक है। ओके, फिर ये NAD+ ने एक्सेप्ट किया, NADH+ H+ बन गया। NADH का मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाएगा और 3 ATP का फॉर्मेशन करेगा। ये एकदम सिंपलेस्ट वे में आपको मैंने समझाया, और ये एक्सप्लेनेशन आपने, अगर आपको नहीं समझा तो आप 2 बार इसको प्ले कर सकते हो। ये एक्सप्लेनेशन अगर आपको समझ में आ गया तो आप ऐसे पाथवेज को देखकर ही एनालाइज कर पाओगे, कौन से भी पाथवे हो, क्रेब्स साइकिल वाले हो या कोई भी हो। यहाँ पे आपको समझना क्या था, ऑक्सीडेशन क्या है और रिडक्शन क्या है, ठीक है। ये 2 अगर आपको समझ में आ गया, कौन सा भी बायोकेमिस्ट्री का पाथवे आप आराम से खुद से समझ पाओगे, ठीक है। पहले आपको ये बहुत डिफिकल्ट लगता होगा, अभी देखा आपने कितना इजी हो गया। ओके, नेक्स्ट, ठीक है। तो मैं वापस से आ जाता हूं, जो गायब हुआ था मैं, ये लो आ गया। ओके, तो पायरुवेट डिहाइड्रोजनेस के इनिबिटर कौन है? पायरुवेट डिहाइड्रोजनेस कॉम्प्लेक्स या फिर PDH, उसका इनिबिटर कौन है? आर्सेनाइट एंड मर्क्यूराइट आयंस इनिबिट पायरुवेट डिहाइड्रोजनेस कॉम्प्लेक्स। आर्सेनिक आयंस क्या करेगा? इट विल बाइंड टू thiol group of lipoic acid or lipomide or lipoate and makes it unavailable to serve as a cofactor, ठीक है। तो लाइपोअमाइड के पास जो thiol ग्रुप है, ये क्या करेगा? आर्सेनिक आयन उस पे बाइंड कर जाएगा, ठीक है। अगर उस पे बाइंड कर जाएगा ये, तो क्या एसिटिल लाइपोमाइड बन पाएगा? क्या एसिटिल ग्रुप जो हाइड्रोक्सी इथाइल टीपीपी पे था, क्या वो लाइपोमाइड के साथ बाइंड कर पाएगा? नहीं कर पाएगा।
क्योंकि आर्सेनिक आयंस ने क्या किया है, वो थायल ग्रुप पे बाइंड करके बैठ गया, जिसके वजह से एसिटिल ग्रुप विल नॉट गेट एडेड विद द लाइपोमाइड। ठीक है, सो देयर विल बी नो फॉर्मेशन ऑफ एसिटिल लाइपोमाइड, उसके वजह से फर्दर स्टेप्स नहीं हो पाएगी। ठीक है, ठीक है, वापस से गायब होना पड़ेगा। तो हमने देख लिया था पायरुवेट डिहाइड्रोजनेस का मैकेनिज्म इन डिटेल। ठीक है, तो ये है पायरुवेट डिहाइड्रोजनेस कॉम्प्लेक्स का रेगुलेशन वाला पार्ट। ठीक है, ये भी इजी है, जितना इजी हो सके उतना मैंने बना दिया आपके लिए। ठीक है, हाँ, तो पहले दो चीजें समझने जरूरी है। पायरुवेट डिहाइड्रोजनेस कॉम्प्लेक्स पे अगर फॉस्फोराइलेशन हो जाए तो वो हो जाएगा इनएक्टिव, और पायरुवेट डिहाइड्रोजनेस कॉम्प्लेक्स पे अगर डीफॉस्फोराइलेशन हो जाए तो वो हो जाएगा एक्टिव। तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि पायरुवेट डिहाइड्रोजनेस कॉम्प्लेक्स इज इनएक्टिव इन द फॉस्फोराइलेटेड स्टेट, पायरुवेट डिहाइड्रोजनेस कॉम्प्लेक्स इज एक्टिव इन इट्स डीफॉस्फोराइलेटेड स्टेट या फिर अनफॉस्फोराइलेटेड स्टेट। ठीक है, पायरुवेट डिहाइड्रोजनेस कॉम्प्लेक्स के पास भी दो एक्टिविटीज होती है, काइनेस की, फॉस्फेटेस की। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि इट इज अ बाय फंक्शनल एंजाइम विथ टू एक्टिविटीज, काइनेस एंड फॉस्फेटेस। तो ये डोमेन उसमें प्रेजेंट होगी। ठीक है, काइनेस, काइनेस क्या करता है, काइनेस का काम ये है फॉस्फोराइलेट करना। तो वो क्या करेगा, एटीपी में से एक फॉस्फेट लेगा, ठीक है, एक फॉस्फेट वो यहाँ पे ऐड कर देगा, और हमको पता है कि फॉस्फोराइलेटेड स्टेट इज इनएक्टिव, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया इनएक्टिव पीडीएच। ठीक है, तो ये इनएक्टिव वाला एक्टिव कैसे होगा, ये जो फॉस्फेट ग्रुप है उसको रिमूव कर दो। और हमको ये भी पता है कि फॉस्फेटेस डोमेन का काम क्या होता है, या फिर फॉस्फेटेस एंजाइम का क्या होता है, रिमूवल ऑफ फॉस्फेट ग्रुप। तो अगर उसने वापस से रिमूव कर दिया, ये इनऑर्गेनिक फॉस्फेट का लिबरेशन यहाँ पे दिखा है, रिमूव करने के बाद वो एक्टिव हो जाएगा, क्योंकि हमने डिस्कस किया कि पायरुवेट डिहाइड्रोजनेस कॉम्प्लेक्स इज एक्टिव इन द अनफॉस्फोराइलेटेड और डीफॉस्फोराइलेटेड स्टेट। तो ये नॉर्मल वाला पाथवे हमने पहले समझ लिया। अब ये हम उसके एलोस्टेरिक इनिबिटर, एलोस्टेरिक एक्टिवेटर की को डिटेल में देखेंगे। ठीक है, हाँ, तो मैंने यहाँ पे दिखाया है पायरु इफ द लेवल्स ऑफ पायरुवेट NAD+ and coenzyme A in the blood will increase, it will inhibit pyruvate dehydrogenase complex या फिर PDH kinase। अगर पायरुवेट का NAD+ का और कोएंजाइम A का कॉन्सेंट्रेशन बॉडी के अंदर बढ़ जाता है तो वो इनहिबिट करेगा PDH काइनेस को। लॉजिकली समझेगी एक एक को, पहले NAD+ और कोएंजाइम A को समझते हैं। ठीक है, NAD+ का अगर बॉडी में कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है, NAD+ का, इसको ऐसा समझाना पड़ेगा आपको। हमको पता है कि NAD+ रिड्यूस होके क्या बनाएगा, NADH+H+। ये NADH का मॉलिक्यूल जाएगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में और बनाएगा ATP। ठीक है, ये हमको पता है। अगर NADH के जगह पे NAD+ का अगर कॉन्सेंट्रेशन बॉडी के अंदर ज्यादा है, NADH का नहीं, NAD+, मतलब बॉडी एनर्जी डेफिशिएंट कंडीशन में है। ठीक है, क्योंकि NADH नहीं है बॉडी में, इसलिए तो NAD+ का लेवल ज्यादा है। तो गोल क्या होना चाहिए, ATP को बनाना। ठीक है, ATP को बनाना। तो पायरुवेट ऑक्सीडेशन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, पायरुवेट ऑक्सीडेशन होना चाहिए, क्योंकि पायरुवेट ऑक्सीडेशन से कोएंजाइम A बनेगा, सॉरी एसिटिल कोएंजाइम A बनेगा, वो जाएगा क्रेब्स साइकिल में, और बाकी के 24 ATP जो बनती है वो बन जाएगी। ठीक है, तो पायरुवेट ऑक्सीडेशन तो होना चाहिए उल्टा। ठीक है, तो अगर पायरुवेट ऑक्सीडेशन होना चाहिए तो पायरुवेट डिहाइड्रोजनेस कॉम्प्लेक्स इनएक्टिव फॉर्म में होना चाहिए या एक्टिव फॉर्म में होना चाहिए, इट शुड बी इन एक्टिव फॉर्म। ठीक है, लेकिन PDH काइनेस तो
उसको इनएक्टिव कर देता है। कैसे? फॉस्फेट ग्रुप को जोड़ के, जो कि गलत बात है। तो NAD प्लस क्या करेगा? PDH काइनेस को इनहिबिट कर देगा। समझो लॉजिक? ठीक है। वैसे ही कोएंजाइम A का है। ठीक है। कोएंजाइम A जो फ्री स्टेट में, उसको एसिटिल ग्रुप के साथ कंबाइन करना पड़ेगा, तभी तो वो क्रेब्स साइकिल में जा पाएगा। ठीक है। और कोएंजाइम A हमको पता है कि पायरुवेट के शुरुआत में भी कोएंजाइम A है, तो वो तो यही चाहता है ना कि वो पायरुवेट के साथ बाइंड करके हाइड्रोक्सी इथाइल TPP बना ले, तभी नेक्स्ट स्टेप्स ऑफ पायरुवेट ऑक्सीडेशन विल अकर। तो पायरुवेट ऑक्सीडेशन होना चाहिए, ये भी COA का या फिर कोएंजाइम A का हाई लेवल बता रहे हैं हमको, तो वो करना चाहता है पायरुवेट ऑक्सीडेशन। तो अगर करवाना है, PDH काइनेस को इनहिबिट कर दो। ठीक है, क्योंकि PDH काइनेस क्या कर रहा है? फॉस्फेट ग्रुप जोड़ के PDH को इनएक्टिव कर रहा है। तो अच्छी बात है, कोएंजाइम A ने भी PDH काइनेस को इनहिबिट कर दिया। अभी पायरुवेट देखो। पायरुवेट तो सबस्ट्रेट है। पायरुवेट सबस्ट्रेट है किसके लिए? पायरुवेट डिहाइड्रोजनेस कॉम्प्लेक्स के लिए। तो वो अगर ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन में होगा तो वो ऑब्वियसली बात है, वो पायरुवेट डिहाइड्रोजनेस कॉम्प्लेक्स के साथ बाइंड करवाएगा और वो यही चाहेगा कि पायरुवेट का ऑक्सीडेशन बॉडी के अंदर हो। हमने ये रेगुलेशन में भी डिस्कस किया था कि ग्लूकोज विल कंबाइन विद हेक्सोकाइनेस। अगर ग्लूकोज का कॉन्सेंट्रेशन बॉडी के अंदर ज्यादा होगा, इट विल कंबाइन विद हेक्सोकाइनेस, ठीक है, एंजाइम, एंड हेक्सोकाइनेस विल कन्वर्ट दैट ग्लूकोज इनटू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। वैसे ही है, पायरुवेट बाइंड करेगा पायरुवेट डिहाइड्रोजनेस कॉम्प्लेक्स पे और पायरुवेट का ऑक्सीडेशन करवाएगा। तो पायरुवेट क्या करेगा? वो चाहता है कि उसका ऑक्सीडेशन हो। कब पॉसिबल होगा? जब पायरुवेट PDH काइनेस को इनएक्टिवेट करेगा। क्यों? क्योंकि PDH काइनेस क्या कर रहा है? पायरुवेट ऑक्सीडेशन को रोक रहा है बाय कन्वर्टिंग द PDH एंजाइम एज इन इनएक्टिव स्टेट। ठीक है, ये लॉजिक समझा होगा। नाउ हम एलोस्टेरिक एक्टिवेटर्स को डिस्कस करेंगे स्टेप बाय स्टेप। बॉडी के अंदर अगर ATP का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा तो ATP अलग से बनाने की जरूरत नहीं है। एक्सेस ATP का फॉर्मेशन फिर कुछ काम का नहीं है, वो वेस्टेज है। ठीक है, अगर वेस्टेज है तो पायरुवेट ऑक्सीडेशन नहीं करनी चाहिए। पायरुवेट ऑक्सीडेशन शुड बी इनहिबिटेड। ठीक है, तो हम एक्सेस पायरुवेट को एसिटिल कोएंजाइम A में कन्वर्ट क्यों करेंगे? और क्योंकि एसिटिल कोएंजाइम A वापस से क्रेब्स साइकिल में जाएगा, फिर वापस से ATPs बनेंगे। लेकिन यहाँ पे तो ATPs का कॉन्सेंट्रेशन बॉडी के अंदर ऑलरेडी हाई है, so we need to prevent excess ATP formation. कैसे होगा? It will activate PDH kinase. PDH kinase के एक्टिवेशन की वजह से क्या हो जाएगा? PDH kinase फॉस्फेट ग्रुप जोड़ेगा PDH पे और PDH को इनएक्टिव कर देगा। पायरुवेट ऑक्सीडेशन नहीं होगा। NADH का भी सेम है। NADH का कॉन्सेंट्रेशन अगर बॉडी के अंदर ज्यादा होगा, ये NADH का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा, मतलब ATP बॉडी के अंदर ATPs का कॉन्सेंट्रेशन या फिर अमाउंट सफिशिएंट है। ठीक है, तो फिर बॉडी वेस्ट क्यों करेगी? वापस से पायरुवेट ऑक्सीडेशन बनाएगी, फिर और ATPs का फॉर्मेशन बनेगी, उससे वेस्टेज हो जाएगा ATPs का। बराबर, तो वेस्टेज नहीं होना चाहिए। तो बॉडी क्या करेगी? पायरुवेट ऑक्सीडेशन को स्टॉप करेगी या फिर इनहिबिट करेगी, इनहिबिट करने की कोशिश करेगी। तो एक्सेस NADH लेवल्स विल एक्टिवेट PDH काइनेस। PDH काइनेस एक्टिवेट होने के वजह से PDH पे वो फॉस्फेटाइलेशन करेगा और एक्टिव PDH को वो इनएक्टिव PDH कर देगा। पायरुवेट ऑक्सीडेशन रुक जाएगा। एसिटिल कोएंजाइम A का भी सेम है। एसिटिल कोएंजाइम A अगर ज्यादा होगा बॉडी के अंदर, क्रेब्स साइकिल में एंटर करेगा, ज्यादा ATP बनेगी। लेकिन क्या वो ज्यादा ATP बनाने की जरूरत है? नहीं है। ठीक है, बॉडी यही चाहेगी कि एक्सेस ATP अगर बन रही है तो उसको रोक दे। ठीक है, क्योंकि बॉडी ये चाहेगी कि उसको बचा के रखेंगे हम। ठीक है, ताकि जब सच में बॉडी को एनर्जी के लिए जरूरत हो तो वो ये स्टेप करवा पाएगी। अभी के लिए जरूरत नहीं है क्योंकि ATP का कॉन्सेंट्रेशन हाई। तो एसिटिल कोएंजाइम A का कॉन्सेंट्रेशन हाई होगा, PDH काइनेस को वो एक्टिवेट करेगा, जिसके वजह से
पीडीएच कॉम्प्लेक्स इनएक्टिव बन जाएगा, पायरुवेट ऑक्सीडेशन नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट, ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयंस विल बी रिलीज। ये कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस जो रिलीज हो रही है उससे एटीपी बन रही है। कैसे? इट विल एक्टिवेट पीडीएच फॉस्फेटेज, फॉस्फेटेज डोमेन को वो एक्टिवेट करेगा। हमको पता है फॉस्फेटेज डोमेन क्या करता है, इनएक्टिव पीडीएच को एक्टिव पीडीएच में कन्वर्ट करता है। एक्टिव पीडीएच मतलब पायरुवेट ऑक्सीडेशन चलेगा, एटीपी बनेगा। ठीक है, तो कैल्शियम एंड मैग्नीशियम जो मसल कॉन्ट्रैक्शन की वजह से रिलीज होती है उससे वो एटीपी बनाएगा बाय दिस स्टेप। ओके, फिर आता है इंसुलिन। इंसुलिन इज ऑल्सो एलोस्टेटिक एक्टिवेटर ऑफ पीडीएच फॉस्फेटेज। ठीक है, इंसुलिन कब सिक्रेट होगा? व्हेन द ब्लड ग्लूकोज लेवल्स इन द बॉडी आर लो, sorry, when the blood glucose levels in the body is high, insulin will be secreted. Upon secretion of insulin, the role of insulin will be to reduce the blood glucose level. So जो बढ़ी हुई जो या फिर एलिवेटेड ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है उसको कम करवाना किसका काम है? इंसुलिन का। ठीक है, कब पॉसिबल है? जब ग्लाइकोलिसिस का इनहिबिशन हो, सॉरी ग्लाइकोलिसिस का एक्टिवेशन हो, तो ग्लूकोज का यूटिलाइजेशन होगा, कंजम्पशन होगा, जिसकी वजह से ग्लूकोज का लेवल डिक्रीज हो जाएगा। और यही तो हम चाहते हैं। ग्लूकोज का अगर ऑक्सीडेशन करवाना है, ग्लूकोज का कंजम्पशन करवाना है इनटू पायरुवेट, फिर पायरुवेट का ऑक्सीडेशन चलेगा। ठीक है, तो पायरुवेट ऑक्सीडेशन तो प्रोमोट होना चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे पायरुवेट बनेगा ग्लाइकोलिसिस से, पायरुवेट का ऑक्सीडेशन होते जाएगा एसिटिल कोएंजाइम में। ठीक है, फिर और नया ग्लूकोज का कंजम्पशन होगा इनटू पायरुवेट, फिर पायरुवेट का वापस से ऑक्सीडेशन होगा। ये स्टेप्स चलते 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 ग्लूकोज का कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगा। ये इंसुलिन के लिए तो बढ़िया बात है, क्योंकि इंसुलिन का काम ही क्या है? ग्लूकोज का या फिर एलिवेटेड ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करवाना। तो पायरुवेट ऑक्सीडेशन होना चाहिए, तो वो एक्टिवेट कर रहा है किसको? पीडीएच फॉस्फेटेज को, ताकि पायरुवेट ऑक्सीडेशन बॉडी के अंदर हो। ठीक है, ये था रेगुलेशन ऑफ पायरुवेट डिहाइड्रोजनेस कॉम्प्लेक्स। ठीक है, एकदम इजी है, याद क्या रखना है? अगर बॉडी के अंदर एटीपी का लेवल एक्सेस हो तो पायरुवेट ऑक्सीडेशन नहीं होगा। अगर बॉडी के अंदर एटीपी का डेफिशिएंसी हो तो पायरुवेट ऑक्सीडेशन होगा, तो ही एटीपी बनेगी। ठीक है, ये 2 पॉइंट से आपको समझ में आ जाएगा। और अगर ब्लड ग्लूकोज लेवल हाई हो तो पायरुवेट ऑक्सीडेशन चलेगा। क्यों? क्योंकि ग्लूकोज का कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगा, क्योंकि ग्लूकोज का कंजम्पशन होगा, ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होगा इनटू पायरुवेट, और जैसे जैसे पायरुवेट बनता जाएगा, पायरुवेट का ऑक्सीडेशन होता जाएगा, वैसे वैसे ग्लूकोज का, फ्रेश ग्लूकोज का भी वापस से ऑक्सीडेशन होगा। ऐसे करते करते ग्लूकोज का कॉन्सेंट्रेशन बॉडी के अंदर कम हो जाएगा। दिस इज हाउ एलिवेटेड ब्लड ग्लूकोज लेवल विल स्टार्ट टू डिक्रीज। ओके, बस ये 2 स्टेप्स, ये 2 स्टेटमेंट से आपको ये पूरा समझ में आ जाएगा। ओके, मैं वापस आ जाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा है? बायोकेमिकल इंपॉर्टेंस ऑफ पीडीएच। Deficiency of vitamin B1, that is thiamine, causes lack of TPP, which inhibits PDH activity, which results in pyruvate accumulation. विटामिन B1 की डेफिशिएंसी की वजह से TPP का डेफिशिएंसी होगा। TPP क्या है? कोफैक्टर है किसका? एंजाइम 1, that is पायरुवेट डिहाइड्रोजनेस का। TPP का कोफैक्टर अगर डेफिशिएंसी होगा तो पीडीएच की एक्टिविटी इनहिबिट होगी। पीडीएच की एक्टिविटी इनहिबिट होगी तो क्या पायरुवेट का डीकार्बोक्सिलेशन हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, क्योंकि एंजाइम 1 इनएक्टिव होगा। क्या एसिटिल लाइपोमाइड बन पाएगा?
सॉरी, क्या हाइड्रोक्सी इथाइल टीपीपी बन पाएगा? नहीं बन पाएगा, क्योंकि टीपीपी का डेफिशिएंसी, तो ये हो ही नहीं पा रहा। तो पायरुवेट का क्या हो जाएगा? एक्यूमुलेशन हो जाएगा। ठीक है, एक्यूमुलेशन से क्या होता है वो हम समझेंगे। इन विटामिन B1 डेफिशिएंट अल्कोहलिक्स, ठीक है, एक्यूमुलेटेड पायरुवेट जो ये एक्यूमुलेट हुआ है उसका रैपिडली कन्वर्जन हो जाएगा लैक्टेट के अंदर, और क्या हो जाएगा उसकी वजह से? लैक्टिक एसिडोसिस। ठीक है, इन इनहेरिटेड डेफिशिएंसी ऑफ पीडीएच पेशेंट, तो जेनेटिक डिसऑर्डर अगर होगा, ऐसा जेनेटिक डिसऑर्डर या फिर जिसके वजह से म्यूटेशन हुआ होगा और जिसकी वजह से पायरुवेट डिहाइड्रोजनेस कॉम्प्लेक्स में कुछ डेफिशिएंसी आई होगी, अगर ऐसा होता है तो ये जो पायरुवेट जो एक्यूमुलेट हुआ है वो वापस से रैपिडली कन्वर्ट हो जाएगा लैक्टेट के अंदर, जिसकी वजह से लैक्टिक एसिडोसिस होगा। सिम्टम्स क्या है लैक्टिक एसिडोसिस के? रिड्यूस एपिटाइट और मसल क्रैम्प्स। ठीक है, खाना अच्छे से नहीं जाएगा, ठीक है, और मसल क्रैम्प्स भी आएगी। ये दो सिम्टम्स है लैक्टिक एसिडोसिस। ठीक है, ये लास्ट स्लाइड है, बायो एनर्जेटिक्स ऑफ पायरुवेट ऑक्सीडेशन। तो ये तो डिस्कस करने की भी जरूरत नहीं है, हमने देखा ये इनिशियली कि ग्लाइकोलिसिस से दो पायरुवेट के मॉलिक्यूल बनते हैं। एक पायरुवेट का मॉलिक्यूल जब ऑक्सीडाइज होता है एसिटिल कोएंजाइम ए में, एक NADH का फॉर्मेशन होता है। एक NADH का मॉलिक्यूल जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट से चेन से पास होता है तो 3 ATP का फॉर्मेशन होता है। अगर ग्लाइकोलिसिस में दो पायरुवेट के मॉलिक्यूल बन रहे हैं और दो पायरुवेट के मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन होगा तो 2 NADH बनेंगे। 2 NADH जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से पास हो गए तो 6 ATP बनेंगे, क्योंकि एक NADH 3 ATP बनाता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, तो 2 NADH 6 ATP बनेगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से। ठीक है, द नेट ATP गेन या फिर नेट ATP फॉर्मेशन इन पायरुवेट ऑक्सीडेशन इज 6 ATPs। ठीक है, ग्लाइकोलिसिस में टोटल 8 ATP बनते, पायरुवेट ऑक्सीडेशन में टोटल 6 ATP बनते, तो 14 ATPs अभी तक बन गए। ठीक है, तो ये था पायरुवेट ऑक्सीडेशन, उसका रेगुलेशन और बायोकेमिकल इंपॉर्टेंस ऑफ पायरुवेट डिहाइड्रोजनेस कॉम्प्लेक्स एंजाइम। ठीक है, ये हमने एकदम डिटेल में डिस्कस किया। तो पहले आपको डर लगता होगा कि ये साइकिल देख के बच्चे स्किप कर देते कि ये होगा नहीं हमसे। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है, ये कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग सबसे इंपॉर्टेंट है। और अगर आप डायरेक्टली ये लेक्चर देख रहे होगे तो आपको दिक्कत आ सकती है, इसलिए मैंने बोला था कि मैं बिगिनर टू एडवांस लेवल सिखाता हूँ। मैं ऐसा सिखाता हूँ कि BSc का स्टूडेंट भी PhD एंट्रेंस का क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर पाएगा। ठीक है, आपको ये, अगर आप डायरेक्टली ये वीडियो देख रहे हो तो आपको प्रीवियस वाले वीडियोस भी देखना चाहिए। ठीक है, उससे आपके बेसिक और स्ट्रांग हो जाएगी और आप ये एकदम आराम से समझ पाएंगे। ठीक है, तो ये लेक्चर देखने के बाद मुझे नहीं लगता कि कोई डाउट होगा आपको, आप आराम से कोई भी क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर पाओगे विद दिस बेसिक्स एंड कंसेप्ट्स। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में तो हम क्रेब्स साइकिल से चालू करने वाले, विच स्ट्रक्चर उसको समझेंगे और रेगुलेशन भी समझेंगे क्रेब्स साइकिल का। ठीक है, तो अभी तक जितना हुआ उतना आप प्रैक्टिस करते रहिए। मेरा जो ग्रुप है शांतनुज बायोप्रेप लाइफ साइंस, वो आप सर्च कर सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप पे। उस पे 3000 से ज्यादा क्विज के क्वेश्चंस मैंने अभी तक अपलोड करके रख दिए और टिप्स और ट्रिक्स भी मैं उस पे देता रहता हूँ, शॉर्ट नोट्स भी है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताता हूँ और अपकमिंग एग्जाम्स के अपडेट्स भी होते हैं। ठीक है, तो आप वो ज्वाइन कर सकते हो। ओके, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो देन प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। कुछ डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में बोल दीजिए ताकि हम उसको सॉल्व कर पाए। ठीक है, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।